हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो m द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R के बराबर ऊंचाई तक उठाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखिए, तो स्मॉल r पर गुरुत्वीय विभव, ठीक है, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा जो होगा ये होगा -जी एम एम बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्मॉल और स्मॉल जी बराबर क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है, या फिर जी एम, ठीक है, बराबर क्या होगा, जी आर स्क्वायर, जी एम बराबर जी आर स्क्वायर, ठीक है, जी एम बराबर जी आर स्क्वायर। तो अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, माइनस एम जी आर स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब यानी देखिए, तो फाइनली जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे जो आर यानी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो तो PE1 बराबर क्या होगा, माइनस एम जी आर। ठीक है, माइनस एम जी आर। अब देखिए आर यदि यदि आर बराबर 2R, यदि आर बराबर 2R हो तो क्या हो जाएगा, तो आर बराबर 2R हो जाएगा। इसको समीकरण आप यदि 2 लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है माइनस जी, ठीक है, समीकरण जो है इसको 2 मान लीजिए। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या है, माइनस एम जी आर स्क्वायर, माइनस इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपको यदि आर बराबर 2R रखेंगे तो PE2 बराबर क्या होगा, माइनस एम जी आर बट्टा में 2, समीकरण हो गया 3। ठीक है, अब देखिए स्थितिज में परिवर्तन जो होगा ये हो जाएगा PE2 माइनस PE1। ठीक है, PE1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एम जी आर बाई 2 प्लस हो जाएगा एम जी आर, प्लस क्या हो जाएगा एम जी आर। यानी फाइनली जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको एम जी आर बट्टा में 2। ठीक है, एम जी आर बट्टा में 2, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, एम जी आर स्मॉल एम स्मॉल जी कैपिटल आर बाई 2। नेक्स्ट कहता है कि एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वह अंधेरे में चमकने न लगे। इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग होगा, सी ऑप्शन हरा। तो एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि अंधेरे में चमकने न लगे। इस चमकते टुकड़े का रंग हरा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट्री रंग जो है बैगनी से पीला, नीला से नारंगी, हरा से लाल। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब लाल कांच के टुकड़े को खूब गर्म किया जाता है तो इसका रंग हरा प्रतीत होता है। ठीक है, लाल हरा नीला। ठीक है, देखिए लाल रेड, ठीक है, लाल हरा, ठीक है, लाल हरा और नीला ब्लू। ठीक है, तो रेड ग्रीन और ब्लू यानी RGB। ठीक है, ये जो है प्राथमिक रंग है। ठीक है, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला रेड। ठीक है, उसके बाद होगा ग्रीन ब्लू, ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश ऋजु रेखा में गमन करता प्रतीत होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। प्रकाश जो है ऋजु रेखीय पथ पर गमन करता प्रतीत होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दृश्य प्रकाश के कुछ गुण है, जैसे इसकी तरंगदैर्घ्य जो होता है ये 390 nm इंटू 780 nm, ठीक है, 780 nm होता है। प्रकाश के सीधी रेखा में गमन के कारण प्रतिबिंब तथा छाया निर्माण होता है। ठीक है, फिर है कि प्रकाश का वेग जो है 3 गुने प्रकाश का वेग जो होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक है, यानी प्रकाश का जो वेग होता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि कहता है कि यह वस्तु से परावर्तन के बाद आँख के रेटिना पर संवेदना प्रदर्शित करता है जिससे देखने की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है
तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो ए ऑप्शन, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य होगा, वस्तु का जो भार होगा वो शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा, परंतु द्रव्यमान जो है, मास जो है वही रहेगा, ठीक है। वस्तु का भार द्रव्यमान व गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है। वस्तु का जो भार होता है तो वस्तु का भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। वस्तु का भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। वस्तु का भार जो है मापने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान को साधारण तुला द्वारा मापा जाता है। कहता है कि एक वस्तु एक सरल रेखा में जो एक समान त्वरण से चल रही है, ठीक है, इसका वेग समय ग्राफ होगा। तो सी यानी समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा। तो देखिए एक वस्तु सरल रेखा में एक समान त्वरण से चल रही है, इसका वेग समय ग्राफ समय अक्ष से झुकी एक सरल रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है, इसको यदि टाइम ले, इसको यदि आप वेग लेते हैं, ठीक है, टाइम और वेग, तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है, थीटा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा। तो एक वस्तु समय रेखा में एक समान त्वरण से चल रहे हैं तो इसका वेग समय ग्राफ समय अक्ष से जो है झुकी एक सरल रेखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है। वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वे त्वरण का मान देता है। वेग समय ग्राफ में जिसकी ढाल अधिक होती है उसकी त्वरण अधिक दिए गए जो वेग समय ग्राफ में बी की ढाल अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अतः जो इसका त्वरण अधिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप देखें इस तरह से, इसका यह है टाइम, यह है वेग, ठीक है। एक ये है बी और एक ये है आपको ए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक θ1 और यहाँ से यहाँ तक θ2। तो यहाँ पे देखिए जिसकी ढाल अधिक है उसकी त्वरण क्या है? अधिक दिए गए वेग समय ग्राफ में बी की ढाल जो है अधिक है। बी की ढाल जो आप देखते हैं, बी की ढाल क्या है? अधिक है, अतः इसका त्वरण अधिक होगा, ठीक है। तो इसका त्वरण भी क्या होगा? अधिक होगा। तो ए की ढाल कम है, इसका त्वरण क्या होगा? कम होगा। उसके बाद देखिए एक होता है इस तरह से, यह टाइम, यह वेग। तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है तथा समय अक्ष के समानांतर हैं तो वस्तु का वेग एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर की एक वृत्ताकार डिस्क अपनी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। डिस्क पर अपनी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो है आई है। डिस्क के किनारे पर द्रव्यमान m का एक जो है भारी कण धीरे से जो है रख दिया जाता है। अब निकाय का कोणीय वेग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा निकाय का कोणीय वेग क्या होगा? तो यहाँ पे c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वृत्ताकार डिस्क पर प्राथमिक जड़त्व आघूर्ण को यदि आप I लेते हैं, ठीक है, तो वृत्ताकार डिस्क पर अंतिम जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो ये होगा I प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, I प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ पे जो है कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से I W बराबर होगा 1 प्लस एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा 1, ठीक है। तो परिणामी कोणीय वेग जो होगा ओमेगा 1 बराबर होगा I ओमेगा, नीचे में होगा 1 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, I ओमेगा बट्टा 1 प्लस एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक लंबी एक समान परिच्छेद की सुचालक छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अस्थायी अवस्था में ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित ऊष्मा जो अनुक्रमानुपाती है। बताइए व्यक्तियों में कौन सा वक्त जो सही नहीं है? तो 17 का बी। छड़ की लंबाई के तो सुचालक पदार्थ में प्रवाहित ऊष्मा की दर, ठीक है, ऊष्मा की दर Q/T जो है ये सुचालक पदार्थ के क्षेत्रफल का समानुपाती होता है। सुचालक पदार्थ के दोनों सिरों के तापमान ठीक है अल्फा तथा और टी के अंतर का समानुपाती होता है। सुचालक पदार्थ की लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी Q/T समानुपाती 1/L।
ठीक है, 1/L। फिर देखिए यहाँ पे है, यानी Q/T बराबर क्या होगा, तो Q/T होगा Ka डेल T अब भट्टा में L। ठीक है, भट्टा में क्या हो जाएगा L, यानी K जो है उष्मा चालकता गुणांक है, K जो है उष्मा चालकता गुणांक है। उसके बाद देखिए कि किसी वस्तु की उष्मा चालकता जितनी अधिक होती है वह उतनी ही तीव्र गति से उष्मा ग्रहण करता है। सर्वाधिक उष्मीय चालकता चांदी की है। ठीक है, उष्मीय चालकता का क्रम यदि आप देखिएगा उष्मीय चालकता का, तो Ag ग्रेटर देन Cu ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन Fe। ठीक है, तो उष्मीय चालकता क्या होगा, तो Ag सिल्वर कॉपर, ठीक है, ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन आयरन। नेक्स्ट कहता उपापचयी अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न मुक्त मूलकों के जो अपमार्जन का गुण किसमें होता है, 118 का C यानी प्रति ऑक्सीकारक में। तो उपापचयी अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न मुक्त मूलकों के जो है अपमार्जन गुण जो है प्रति ऑक्सीकारक में होता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट जो है कोशिकाओं के मुक्त कणों से होने वाली क्षति से बचाने में मदद करता है। मुक्त कण अस्थिर अणु होते हैं जो उपापचयी दौरान बनते हैं। प्रति अम्ल वह पदार्थ होता है जो अम्लीयता को उदासीन करता है, जिससे MgOH के होल्ट। फिर है कि MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ठीक है, तो उपापचयी अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न मुक्त मूलकों के अपमार्जन का गुण क्या है, तो प्रति ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट फिर है कि कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन करने पर जो है क्या बनता है, तो C ऑप्शन यानी बेंजोफिनोन। तो कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आवरण करने पर जो है बेंजोफिनोन प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजोफिनोन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। ठीक है, उसके बाद है बेंजोइक अम्ल का उपयोग यदि देखें तो फिनॉल के उत्पादन में, मलहम के निर्माण में और फंगस त्वचा रोग के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियन स्थिरांक R का मान, C ऑप्शन। तो देखिए सार्वभौमिक गैर स्थिरांक R का मान कितना होता है, 0.082 L एटीएम। ठीक है, एटीएम जो है के इन्वर्स मूल इन्वर्स। तो गैर स्थिरांक R का मान जो होता है जूल केल्विन इन्वर्स मूल इन्वर्स। ठीक है, यानी 8.31। ठीक है, अर्ग जो है सेल्सियस इन्वर्स मोल इन्वर्स जो है 8.31 और 10 के पावर 7। ठीक है, उसके बाद देखिए 121 है कि अमोनिया का संश्लेषण निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, फिर कहता है कि अमोनिया के संश्लेषण के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं, तो C ऑप्शन उच्च दाब, निम्न ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो देखिए अमोनिया के संश्लेषण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उच्च दाब, ठीक है, उच्च दाब है और निम्न जो है उच्च दाब है, निम्न ताप है, उत्प्रेरक की उपस्थिति है। अमोनिया का संश्लेषण निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, यानी N2G+H2 ये जो है 2NH3H। फिर है तो यहाँ पे देखिए डेल H का मान कितना होगा, -22.4 किलो कैलोरी। अमोनिया से संबंधित जो कुछ मुख्य तथ्य हैं कि रंगहीन गैस देता है, गलनांक -77.73 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है -33.8 डिग्री सेल्सियस। संयुग्मी जो है अम्ल है यह अमोनिया और संयुग्मी क्षारक है एमाइड। ठीक है, अमोनिया के निर्माण के लिए उत्प्रेरक के रूप में लौह चूर्ण Fe2O3 का होना आवश्यक है। अमोनिया NH3 जल में अति घुलनशील तथा विषैली गैस है। अमोनिया NH3 का गंध जो है ये मूत्र के समान होता है। नेक्स्ट फिर है कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो पदार्थ साम्य में कहता यदि प्रत्येक पदार्थ का सांद्रण दोगुना कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक होगा। तो 122 का जो है ए ऑप्शन स्थिर। तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो पदार्थ साम्य में हैं, यदि प्रत्येक पदार्थ का सांद्रण दोगुना कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक क्या होगा, स्थिर होगा। साम्य स्थिरांक केवल तापमान पर निर्भर करता है। साम्य स्थिरांक जो है अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता से स्वतंत्र रहता है। साम्य स्थिरांक में अभिकारकों का सांद्रण प्रतिफलों का सांद्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल विद्युत और चालक परंतु उनका जलीय विलयन विद्युत चालक है क्योंकि 123 का C
ठोस सोडियम क्लोराइड में जो है मुक्त आयन नहीं है। ठीक है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल विद्युत जो है अचालक है, परंतु उनका जो है जलीय विलयन विद्युत चालक है, क्योंकि ठोस जो है सोडियम क्लोराइड में जो है मुक्त आयन नहीं है। सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंधन पाए जाते हैं NaCl, तो Na+Cl-। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। NaCl को साधारण नमक या टेबल साल्ट कहा जाता है। फिर है कहता कि क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? डी ऑप्शन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ गर्म करने पर DDT का निर्माण होता है। ठीक है, CS, तो DDT का निर्माण होता है। जैसे CH, देखिए Cl3CCHO प्लस 2C6H5Cl, ये बनेगा आपको Cl3CCH4Cl2 प्लस H2O। ठीक है, DDT का पूर्ण रूप होता है डाइक्लोरोडाइफिने ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, यह रंगहीन स्वादहीन क्रिस्टलीय रासायनिक कार्बामाइड है। इसका विकास कीटनाशी के रूप में किया गया था। DDT के कीटनाशी प्रभाव की खोज पॉल मुलर ने किया था। 125 नंबर देखिए, 125 है, कथा कि प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादों तरंगों की। तो 125 का डी ऑप्शन। तो देखिए प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंगदैर्घ्य समान हो तथा कालांतर नियत हो। दो तरंग पूर्ण स्वरूपेण सुसंगत होते हैं यदि उनका कालांतर नियत हो, समान आवृत्ति हो। आवृत्ति के समान होने पर तरंग का माध्यम में वेग, ठीक है, जो है भी लेमडा समान है तो तरंगदैर्घ्य समान होगा, अर्थात समान आवृत्ति समान तरंगदैर्घ्य। ठीक है, उसके बाद यदि देखिए नेक्स्ट कहता है कि यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में आपतित प्रकाश की आकृति को दोगुना कर दे तो निरोधी विभव हो जाएगा सी ऑप्शन, दोगुने से अधिक। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में ऊर्जा समीकरण होता है आपको EV0 बराबर HV माइनस W। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो दोगुने से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 127 है कि बेकरी उत्पादों में जो है एस्पार्टेम मधुरक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है क्योंकि। 127 का सी, यानी बेकरी उत्पाद को भर्जित करने पर एस्पार्टेम अपघटित हो जाता है। तो देखिए बेकरी उत्पादों में एस्पार्टेम मधुरक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है क्योंकि बेकरी उत्पाद को जो है अर्जित करने पर एस्पार्टेम अपघटित हो जाता है। एस्पार्टेम जो है डाइपेप्टाइड का मेथिल एस्टर होता है। एस्पार्टेम सामान्य रूप से फेनिल एमीन तथा जो है एस्पेर्टिक तथा एस्पेर्टिक अम्ल से प्राप्त होने वाला जो डाइपेप्टाइड है। यह सर्वाधिक जो है प्रयुक्त कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज से लगभग 180 गुना मीठा होता है। एस्पार्टेम का केवल जो है प्रयोग ठंडे भोजन तथा मधुपेयों में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी को टर्मिनल वोल्टता है। 128 का देखिए, तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता V बराबर क्या होगा, E माइनस IR। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको 5 माइनस 0.4 गुने 2। ठीक है, गुने क्या होगा 2 होगा, यानी होगा 5 माइनस 0.8 यानी 4.2 सी ऑप्शन, 4.2 वोल्ट। तो बैटरी की टर्मिनल जो वोल्टता होगा V बराबर होगा E माइनस IR। ठीक है, E माइनस IR। तो E आपको पता है कितना है, तो विद्युत वाहक बल है 5। ठीक है, यहाँ पे I आपको पता है। ठीक है, और R भी आपको पता है। ठीक है, तो I कितना है, यानी धारा है 0.4। ठीक है, धारा है 0.4। ठीक है, धारा दे दिया गया है 0.4 और प्रतिरोध
आर ओम दे दिया गया कितना 2। तो यहाँ से सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि कांच n बराबर 1.5 के जो है बने एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब इसे एक द्रव में जिसका अपवर्तनांक 3 है डुबा दिया जाता है, तब लेंस व्यवहार करेगा। बी ऑप्शन। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस की तरह। तो यहाँ पे जो है लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, यानी 1/f(a) बराबर क्या होता है 1 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1.5 - 1 इंटू 2/r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको, तो f(a) बराबर होगा r बराबर 10 सेंटीमीटर, कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यदि इसे द्रव में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी जो है, द्रव में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी जो है क्या हो जाएगा, तो L/FL बराबर होगा 1.5 - 1 इंटू 2/r, ठीक है। तो 1 यानी FL बराबर क्या होगा, तो FL बराबर हो जाएगा आपको -r, ठीक है, -r, यानी FL बराबर -r बराबर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। यह लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव भू रासायनिक चक्र अवसादी चक्रण प्रकार का होता है। सी ऑप्शन। तो फास्फोरस अवसादी चक्रण जैसा भू रासायनिक चक्रण है, ठीक है। फास्फोरस जीवों के संगठन का एक मुख्य घटक है। पौधे इन्हें ऑर्थोफेल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये चट्टानों के अपरदन या अपक्षय द्वारा मिट्टी में मिल जाते हैं। सभी जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, जिससे लगातार चक्रीकरण चलता रहता है। इसलिए इसे जो है सेडमेंट टाइप जो ठीक है बायो केमिकल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सी ऑप्शन। तो देखिए यह कथन गलत है कि ग्लाइसिन एक सल्फ्यूर युक्त एमिनो अम्ल है। ग्लाइसिन एक सरलतम एमिनो अम्ल है जिसमें कार्यात्मक समूह R का स्थान हाइड्रोजन परमाणु H जो है ले लेता है। म्यूरिन जो है ये एडिनिन एवं ग्वानिन है। प्यूरिन जो है एडिनिन और ग्वानिन है। फिर है पायरीमिडीन, थाइमीन, लाइट, ठीक है, साइटोटिस, ठीक है, एवं यूरेसिल हैं। DNA निम्न के बने होते हैं जैसे फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक अम्ल एवं शर्करा से। नेक्स्ट कहता है विटामिन और इसके अभाव से उत्पन्न रोग की जोड़ी सही है। कौन सी जोड़ी सही है। तो सी ऑप्शन। नियासिन ठीक है पेलाग्रा। तो नियासिन पेलाग्रा सही सुमेलित है। विटामिन और उनके प्रभाव से जो उत्पन्न रोग का सही जोड़ा होगा आपको, जिसे देखिए राइबोफ्लेविन, ये जो है कमी, राइबोफ्लेविन जो है रक्तलप्तता की कमी से होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन रक्तलप्तता के कारण, थाइमीन जो है बेरी थाइमीन कमी से होने वाले रोग, ठीक है, बेरी, ठीक है। रेटिनॉल ये होता है आपको जीरोफैथेलिया, ठीक है, रेटिनॉल जीरोफैथेलिया। उसके बाद है स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल जो है कमी से होगा स्कॉर्बिक। फिर है कि कैल्सीफेरॉल ये रिकेट्स, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन है और कमी से रोग होता है रिकेट्स, कैल्सीफेरॉल रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है नियासिन ये पेलाग्रा। नेक्स्ट फिर है कि जठर रस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम है। सी ऑप्शन पेप्सिन। तो जठर रस में एंजाइम के रूप में पेप्सिन पाए जाते हैं। जठर ग्रंथि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्जेंटिक कोशिका, यह HCl का एक स्राव करता है। दूसरा होता है पेप्टिक जो है कोशिका, यह जो है प्रोपेप्सिन एवं जो प्रोरेनिन का स्राव करता है, ठीक है। प्रोपेप्सिन पर HCl क्रिया कर इसे जो है पेप्सिन में बदल देता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। प्रोरेनिन पर HCl क्रिया करता है तथा रेनिन में बदल देता है, यह दुग्ध प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। नेक्स्ट 134 नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विस्फोटक नहीं है। 134 का सी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को क्लोरोफिक्रीन भी कहा जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग व्यापक स्पेक्ट्रम रोगानुरोधी, ठीक है, कवकनाशी, ठीक है, फिर है कि शाकनाशी एवं कीटनाशी के रूप में किया जाता है।
फिर है कि क्लोरोपिक्रीन का उपयोग जो है दंगा भड़काने पर, भीड़ को तितर बितर करने पर किया जाता है। फिर है ट्राई नाइट्रो टाइलून, ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एवं साइक्लो ट्राइमेथिलीन। फिर है जो है ट्राई नाइट्रेमीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहा था कि संरचनाओं में से एक संरचना को छोड़कर शेष सभी संरचनाएं जो एंटी एरोमेटिक हैं, ठीक है, एरोमेटिक संरचना है। तो यहाँ पे देखिए 135 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, यानी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी देखिए क्यू। तो 135 में यदि देखें तो क्यू संरचना, ठीक है, क्यू संरचना जो है इस तरह से जो है, ठीक है, ये है यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको छोड़कर सभी संरचनाएं जो है एरोमेटिक है, ठीक है। तो इस संरचना को छोड़कर जो है सभी क्या है, इस संरचना को छोड़कर सभी जो है आपको क्या है, तो एरोमेटिक संरचना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपको इस तरह की संरचना जो है साइक्लोहेक्सेनॉल है, ठीक है, ये जो है साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल जो पॉलीमर उद्योग में एक महत्वपूर्ण जो फीड स्टॉक है, इसका उपयोग जो है प्लास्टिसाइजर्स के रूप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये संरचना जो आप देखते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे जो है OH, तो ये जो है आपको इसे फिनॉल या कार्बोक्लिक अम्ल कहा गया है, इसे इसे फिनॉल या कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट 136 देखिए, कहता किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन कौन सा है, बी ऑप्शन। तो इसमें पदार्थ को उष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन है कि इसमें पदार्थ की उष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पिघलना या वाष्पीकरण जैसी प्रक्रिया में जहाँ अवस्था परिवर्तन होता है, तापमान नियत रहता है, केवल वस्तु को उष्मा प्रदान की जाती है। पिघलना स्थिर तापमान पर ठोस का तरल में रूपांतरण है। यह अवस्था परिवर्तन जो एंडोथर्मिक और पिघलने का तापमान पदार्थ और दबाव जैसी वायुमंडलीय परिस्थितियों पर भी जो भिन्न होता है। नेक्स्ट है स्मॉल जी की SI जो है SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होती है, जो कि खाली स्थान है। 137 का ई। तो देखिए स्मॉल जी की SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होती है, जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल जी का जो मान होता है यह होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर जो स्मॉल जी का प्रामाणिक मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अन्य स्थानों पर स्मॉल जी का मान थोड़ा सा भिन्न होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्मॉल जी का मान पृथ्वी से ऊपर जाने पर जो है घटता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता का अनुभव क्यों होता है, ए ऑप्शन। तो उस ऊंचाई पर संतुलित बल की अवस्था के कारण त्वरण शून्य है। अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता का अनुभव होता है, क्योंकि उस ऊंचाई पर संतुलित बल की अवस्था के कारण जो त्वरण क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्वरण होता है ये क्या होता है, शून्य हो जाता है। उसके बाद देखिए, कहता पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला जो है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, ये होता है mv²/r+h। और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है Fg, ये होता है Gmm/r², ठीक है, r², यानी ये दोनों क्या हो गया, बराबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इन्हीं कारणों से संतुलित बल की अवस्था में रहता है तथा वहाँ त्वरण शून्य हो जाता है, जिससे भारहीनता का अनुभव होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मुक्त पतन का परवलयिक प्रक्षेप पथ इतने उच्च वेग पर होते हैं कि वह अनिवार्य रूप से ग्रह की परिक्रमा करता है, ठीक है। फिर है ISS में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता इस फ्री फॉल का परिणाम है। नेक्स्ट
कहता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी आवश्यक शर्त है? ए ऑप्शन। तो देखिए ए ऑप्शन यानी सघन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि सघन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी घटना है जो जो दो माध्यमों के बीच की सीमा पर घटित होती है। ठीक है, जैसे कि यदि पहले माध्यम में आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक है तो सारा प्रकाश वापस उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, सघन माध्यम के अंदर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रिया और प्रतिक्रिया में बल का परिमाण क्या होता है? सदैव समान। तो क्रिया और प्रतिक्रिया में बल का परिमाण सदैव समान होता है। न्यूटन का तृतीय गति प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो वस्तुओं पर आरोपित होता है लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए FAB यानी वस्तु B द्वारा ए पर लगाया बल, यदि इस तरह से लिखा हो FAB तो इसका मतलब होता है कि वस्तु B द्वारा ए पर लगाया गया बल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पाई बॉन्ड में क्या शामिल होते हैं? तो बी ऑप्शन यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग शामिल होता है। सिग्मा बंधन को सबसे मजबूत प्रकार के सहसंयोजक बंधन के रूप में संदर्भित किया गया है क्योंकि सिग्मा बंधन के निर्माण में शामिल ऑर्बिटल्स के मामले में ओवरलैपिंग की सीमा अधिकतम होती है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच मुख्य अंतर सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स शुद्ध या फिर संकर हो सकते हैं। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज किया जाना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड ये बंधन मजबूत होते हैं और इनमें उच्च बंधन ऊर्जा होती है। पाई बॉन्ड ये अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। सिग्मा स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकती हैं। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और सिग्मा अणुओं के आकार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और पाई बॉन्ड अणुओं के आकार को निर्धारित करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। पाई बॉन्ड एक प्रकार का सहसंयोजक बंधन है जिसमें परमाणुओं के आंतरिक अक्ष एक दूसरे के समानांतर होता है। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ बनने वाला बंधन अंतर्नाभिकीय अक्षों के लंबवत होता है। अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया के उपरांत लवण और जल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अपने क्षय के दौरान रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा क्षय के दौरान प्रोटॉन एवं नाइट्रोजन उत्सर्जित नहीं होते हैं। वे परमाणु नाभिक में पाए जाने वाले सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए उप परमाणु कण हैं। उनके क्षय के दौरान रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा एवं का क्षय होता है। रेडियोधर्मी की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। नेक्स्ट देखिए, कहता किस में न्यूट्रॉन अनुपात सबसे अधिक है? तो सी ऑप्शन में यदि देखिएगा यानी 92U235 में न्यूट्रॉन अनुपात सर्वाधिक है। यूरेनियम 235 की यदि बात करें तो के नाभिक में 200 यहाँ पे 234 माइनस 92 ये कितना हो 142 न्यूट्रॉन। इसलिए इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात सबसे अधिक है। अर्थात प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन अनुपात न्यूट्रॉन की संख्या 143 और 92। ठीक है, उसके बाद यदि देखेंगे तो 92U235 में यहाँ पे 92U235 इसमें नाइट्रोजन कितना है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा 5 में से 2 हो गया 3। ठीक है, 13 में से 9 गया 4, 143। और प्रोटॉन कितना है? तो प्रोटॉन है 92। ठीक है, रेशियो लीजिएगा तो कितना आएगा? तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा आपको 143/93। ठीक है, उसके बाद 8O16 में नाइट्रोजन कितना होगा? तो 16 माइनस 8 यानी 8। और प्रोटॉन कितना होगा? 8। तो यहाँ पे रेशियो होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सा मोलिलिटी का सही सूत्र है?
तो बी ऑप्शन। तो मोलेलिटी बराबर होता है विलेय के मोल बटा किलोग्राम विलायक। ठीक है, तो मोलिटी, ठीक है, या मोलेलिटी होता है विलेय के मोल बटा किलोग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक के भार ग्राम में। ठीक है, और मोललता, ठीक है, तो मोललता बराबर विलेय का भार ग्राम, विलेय का भार, ठीक है, ग्राम में बट्टे अनुभार गुने विलायक का भार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक पदार्थ एक्स लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है। ठीक है, यह जो मिथाइल ऑरेंज को बदलकर खाली स्थान कर देगा। सी ऑप्शन पीला। तो एक पदार्थ एक्स लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर पीला कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है मिथाइल अम्लीय और क्षारीय, तो मिथाइल रेड जो है अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। लिटमस पथ जो है अम्लीय माध्यम में नीला को लाल और लाल को नीला कर देता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में नीला को लाल और क्षारीय माध्यम में लाल को नीला। गुलाब जो है अम्लीय माध्यम में जो है गहरा गुलाबी होता है और क्षारीय माध्यम में हरा होता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। हल्दी का चूर्ण अम्लीय माध्यम में पीला और क्षारीय माध्यम में लाल। नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्लेसेंटा का कार्य नहीं है। सी ऑप्शन। तो भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति। तो देखिए प्लेसेंटा का कार्य नहीं है भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति करना। प्लेसेंटा मातृ तंत्र, ठीक है, मातृ तंत्र को जो है भ्रूण तंत्र से जोड़ता है। यह भ्रूण के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह उन उत्सर्जी उत्पादों को भी हटा देता है जो उसके लिए हानिकारक है। यह ऑक्सीजन प्रदान करके और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर गैसीय विनिमय में भी सहायक प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम। बी ऑप्शन। तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम है डीएनए, आरएनए, एमिनो अम्ल और प्रोटीन्स। डीएनए, आरएनए, एमिनो अम्ल और प्रोटीन्स। तो प्रोटीन संश्लेषण के इस क्रिया को सूचनाओं का केंद्रीय या सिद्धांत जो है सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, फिर है कि राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन है। डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन है। डीएनए से आरएनए का। फिर है कि डीएनए और आरएनए में जो अंतर यदि देखिएगा तो डीएनए में शर्करा जो है डीऑक्सी राइबोज होता है, जबकि आरएनए में शर्करा राइबोज होती है। डीएनए में बेस जो है एडिमीन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में थाइमीन के जगह यूरेसिल नामक बेस होता है। डीएनए जो है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में। फिर है कि डीएनए जो है आनुवांशिक गुणों का वाहक है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। डीएनए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए के 3 घटक है, शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल एवं जो नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, जीन आनुवांशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है और सिस्ट्रोन डीएनए की वह क्रियात्मक इकाई है जो किसी विशिष्ट प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण कर रखती है। फिर है रेकॉन जीन का वह सबसे छोटा भाग है जिसमें जीन विनिमय हो सकती है। फिर है कि म्यूट्रॉन जो है डीएनए अणु का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता है। 148। मस्तिष्क से संबंधित परत। तो डी ऑप्शन। तो देखिए मस्तिष्क से संबंधित परत जो है ये क्रेनियम और ड्यूरा मेटर है। ठीक है, क्या है? क्रेनियम और ड्यूरा मेटर। ठीक है, खोपड़ी की हड्डी परतदार होती है। इस संरचना के कारण मस्तिष्क इसमें सुरक्षित रहता है, जिसे क्रेनियम यानी कपालिका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कपालिका कहा जाता है। मस्तिष्क को 3 झिल्लियाँ घेरे रहती हैं जिसे मेनिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंग्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 149 कहता गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? तो बी ऑप्शन, अंतिम वक्ष और तीसरी काट कोशिका के बीच। तो गुर्दे लाल भूरे सेम के आकार की संरचना है जो पीठ की गुहा की वह जो है पृष्ठीय भीतरी दीवार के करीब अंतिम वक्ष और तीसरे काट जो है कशेरुका के स्तर के बीच जो है स्थित होती हैं। वृक्क का जो है केशिका गुच्छ जो है ग्लोमेरुलस
भाग डायलिसिस का कार्य करता है। नेफ्रॉन वीर्य की क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। फिर है ग्लोमेरुलस रक्त को जो है छानता है। फिर है हेनेल का लूप छने हुए मूत्र से पोषक पदार्थ तथा जल का अवशोषण पुनः करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सबसे मौलिक है। ए ऑप्शन ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड में सबसे मौलिक है। ऊर्जा का पिरामिड एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह की दरों की जो एक आरेखीय अभिव्यक्ति है। पिरामिड श्वसन प्रकाश संश्लेषण की दर को दर्शाता है। एक ऊर्जा पिरामिड खाद्य श्रृंखला के साथ एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के स्थानांतरण की मात्रा निर्धारित जो है करने में उपयोगी है। पिरामिड के निचले भाग में ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसी स्तर से ऊपर बढ़ते हैं यह जो है घटती जाती है, ठीक है। तो यह क्या होती है, घटती जाती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे होता है आपको। अब देखिए सॉइल डीके जो है डिट्राइवोस यानी हेट्रोट्रोप्स, ठीक है। तो हेट्रोट्रोप्स होता है, ऑटोट्रोप्स होता है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से होता है आपको। यहाँ पे जो है आपको प्लांट्स होता है, ठीक है, प्लांट्स होता है। यहाँ पे जो है प्लांट्स, उसके बाद हर्बीवोरस होता है, ठीक है। उसके बाद जो है प्राइमरी जो है प्रीडेटर्स होता है और सेकेंडरी प्रीडेटर्स होता है, ठीक है। देखिए आमतौर पर लगभग 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार बड़ी संख्या में पोषी स्तरों को रोका जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर